नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। आप सभी का वेलकम करता हूं इनोवेशन एकेडमी की एनसीईआरटी की रैपिड रिवीजन सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में हम 12th बायोलॉजी की एक एक यूनिट का रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट, रिप्रोडक्शन। हालांकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूनिट 6 लिखा हुआ है। उसके पीछे वजह ये है कि 11th-12th का जो सिलेबस होता है उसको हायर सेकेंडरी सिलेबस बोलते हैं, और वो दोनों अपने आप में कंप्लीट सिलेबस होते हैं जब 11th-12th दोनों का ऐड होता है। तो फर्स्ट 5 यूनिट आप 11th में पढ़ते हैं और रिमेनिंग 5 यूनिट 12th में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 6 to 10 यूनिट हमको पढ़नी है, लेकिन चैप्टर तो हम स्टार्टिंग से ही काउंट करेंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमको पढ़ना है, लेकिन उसके पहले रिप्रोडक्शन यूनिट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एनसीईआरटी ने फर्स्ट लाइन बहुत खूबसूरत लिख रखी है इंट्रोडक्शन में। बायोलॉजी इन एसेंस इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब पृथ्वी पर जीवन की कहानी है बायोलॉजी, अगर शॉर्ट में कहा जाए तो। संक्षेप में बायोलॉजी को अगर आपको एक लाइन में समेटना है तो आप कह सकते हैं कि जीवन की पृथ्वी पर जो कहानी है, पृथ्वी पर जीवन की कहानी को हम बायोलॉजी कहते हैं। अब इस कहानी है अब ये कहानी है तो इस कहानी के बहुत सारे किरदार भी होंगे, और इस कहानी के जो किरदार होते हैं वो स्पीशी के फॉर्म में होते हैं, और हर किरदार अपने आप को निरंतर बनाए रखता है एक प्रक्रिया के थ्रू। उस प्रक्रिया का नाम क्या है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। स्पीशी की कंटिन्यूटी मेंटेन करने में रिप्रोडक्शन का रोल होता है। किसी स्पीशी की कंटिन्यूटी दो ही कंडीशन में रुक सकती है। फर्स्ट, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, और सेकंड, नेचुरल थ्रेट्स। नेचुरल थ्रेट्स क्या होता है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल थ्रेट्स मतलब नेचुरल डिजास्टर के कारण अगर कोई स्पीशी एक्सटिंक्ट हो रही है। जैसे आप लोगों ने डायनासोर्स का सुना होगा। डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने के पीछे जो थ्योरी दी जाती है वो क्या है कि पृथ्वी पर एस्टेरॉइड्स गिरे जिसके कारण डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। इसी तरीके से एक और वजह, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। ये क्या होता है? ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण, हंटिंग के कारण, फूड के कारण, एक्सप्लॉयटेशन होने के कारण भी स्पीशी, और ह्यूमन की अदर एक्टिविटीज़ के कारण भी स्पीशी एक्सटिंक्ट हो सकती है। रिप्रोडक्शन के लिए लिखा है, रिप्रोडक्शन बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीशी कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। रिप्रोडक्शन के बिना कोई भी स्पीशी लंबे समय तक नहीं रह सकती है। सिंपल सी बात है। ईच इंडिविजुअल लीव्स इट्स प्रोजेनी बाय सेक्शुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई भी इंडिविजुअल अपने प्रोजेनी को छोड़ कर जाता है, अपनी भूमिका प्ले करके अपना रोल किसको दे जाता है? अपनी प्रोजेनी को, और प्रोजेनी उसको आगे कंटिन्यू करती है। रिप्रोडक्शन के दो तरीके हो सकते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, वेरिएशन आएंगे, ज़्यादा एडॉप्टिव प्रोजेनी फॉर्म होंगे और इवोल्यूशन में हेल्पफुल होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कंपेरेटिवली सिंपल होगा, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा जनरली, और अगर होगा भी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और लोअर ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो दोनों रिप्रोडक्शन के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं। आगे हमको बता रखा है कि इस यूनिट में हमको कौन कौन से सब टॉपिक कवर करने हैं, वो साइड में चैप्टर के फॉर्म में भी लिखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन, और चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चारों सब टॉपिक पढ़ेंगे तब हम कंप्लीटली बायोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन की। आगे बढ़ते हैं। अगर आप 11th क्लास से एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हर यूनिट के स्टार्ट में किसी ना किसी एक साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है। पंचानंद माहेश्वरी, जो कि एक बहुत फेमस न केवल इंडिया के बल्कि वर्ल्ड के साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, इनको डिस्क्राइब किया गया है। चलिए देखते हैं इनका शॉर्ट जो जीवन परिचय दे रखा है यहाँ पर, वो देखते हैं। इनका जन्म इंडिया, राजस्थान के जयपुर में हुआ 1904 में। पंचानंद माहेश्वरी की जो शुरुआती पढ़ाई हुई वो कहाँ से हुई? इलाहाबाद से, और इन्होंने इलाहाबाद के ही मैकेल कॉलेज से डीएससी की उपाधि प्राप्त की, और अपने एक टीचर जिनका नाम था डॉक्टर विनफील्ड डडसन, इनसे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इनकी एक बात जो इन्होंने अपने लेक्चर के दौरान कभी कही थी कि अगर मेरा कोई स्टूडेंट मुझसे कुछ बेहतर करता है तो ये मेरे लिए एक बहुत सेटिस्फेक्शन पहुंचाने वाली बात होगी। इन शब्दों का
विनफील्ड के इन शब्दों का पंचानन महेश्वरी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वो जीवन भर कोशिश करते रहे कि अपने टीचर के लिए कुछ बेहतर करना है, कुछ अच्छा करना है। और पंचानन महेश्वरी जिस काम के लिए जाने जाते हैं वो किस फील्ड का था? एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड का था, खासतौर से प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का। इसीलिए पंचानन महेश्वरी को फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने क्या क्या काम किए? सबसे मेन काम जो इनका था वो तो ये था कि एम्ब्रियो के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो होता है, उसको इन्होंने एम्फेसाइज किया कि उन कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का टेक्सोनोमी में, तो वहाँ पर हमको कंसीडर करना चाहिए, हमको ध्यान रखना चाहिए उन कैरेक्टरिस्टिक्स का। ओके। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी स्टैब्लिश किया। कहाँ पर? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इस इंस्टीट्यूट का काम था एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर के फील्ड में रिसर्च करना। इसके अलावा आज जो कुछ टॉपिक्स यहाँ पर हाईलाइटेड है, टिश्यू कल्चर, टेस्ट ट्यूब बेबी और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं, सॉरी, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में आज तो हम डिटेल में पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन इनका जो शुरुआती नॉलेज था, इनकी जो बिगिनिंग थी, उसमें काम करने वाले साइंटिस्ट में से एक थे पंचानन महेश्वरी। बच्चों, जिस एनसीईआरटी को आप इतनी संजीदगी से पढ़ रहे हैं उसका जो फर्स्ट एडिशन है कब पब्लिश हुआ था? 1964 में। और इस एनसीईआरटी के एडिशन में, फर्स्ट एडिशन में, पंचानन महेश्वरी ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ये भी उस ग्रुप के कमेटी के सदस्य थे जो एनसीईआरटी को डिज़ाइन कर रही थी, फ्रेम कर रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करते हैं। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये रैशनलाइज चैप्टर है, लेकिन फिर भी बेसिक्स पढ़ने के लिए हमको इसको पढ़ना चाहिए। साइड में आप एक डायग्राम देख रहे हैं, जेम्यूल का डायग्राम है। ये आपको राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसके सेंटर में एक कैविटी है जिसको आर्कियोसील कहते हैं, और सराउंडिंग में आपको एक वॉल दिखाई दे रही है जिसको सिस्ट या फिर वॉल ही कहते हैं। इस पर ये जो आपको स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? स्पिक्यूल्स है, मोनिक्सोन टाइप के। इसकी जो ओपनिंग है उसको माइक्रोपाइल कहते हैं, और इसके अंदर ये जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इनको आर्कियोसाइट सेल्स कहते हैं या फिर स्टेटोब्लास्ट कहते हैं। इसके बारे में हमको आगे अंदर चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ना है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर में दो मेन टॉपिक हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पान। इसका मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको लाइफ स्पान कहते हैं। लाइफ स्पान किसी भी ऑर्गेनिज्म का 3 फेजेस का साइकिल होता है: बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव फेज और अल्टीमेटली डेथ। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान में ये सारी जो स्टेप्स होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं, फेजेस होती हैं, वो होती हैं। हाँ, उसका टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान डिफरेंट होती है। लाइफ स्पान का साइज़ से कोई लेना देना नहीं होता। कोई ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा है साइज़ में, उसका लाइफ स्पान लंबा हो सकता है। कोई ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है साइज़ में, उसका लाइफ स्पान काफ़ी छोटा हो सकता है। इसी तरीके से 2 सिमिलर साइज़ वाले ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान डिफ़र कर सकता है, और 2 टोटली डिफरेंट साइज़ वाले ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान तो ऑब्वियसली डिफ़र कर ही सकता है। यहाँ पर कंपेयर करने के लिए हमको 2 एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे क्रो का लाइफ स्पान 15 ईयर्स होता है, जबकि पैरट का लाइफ स्पान 140 ईयर्स होता है, जबकि दोनों के साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। इसी तरीके से मैंगो ट्री और पीपल ट्री का कैनोपी एक जैसा हो सकता है, एक बराबर वॉल्यूम के वो होते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें कि लाइफ स्पान की, तो जहाँ पीपल ट्री का लाइफ स्पान 1000 to 2000 ईयर्स होता है, वहीं मैंगो ट्री का लाइफ स्पान केवल 100-150 साल होता है। लाइफ स्पान कुछ दिन से लेके हज़ारों सालों तक हो सकती है, तो हमको समझ में आ ही गया। जनरली जिस ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है उसकी डेथ होती ही होती है, केवल किसको छोड़ के? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेल डिवीज़न ही रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइनरी फिजन या फिर फ्रेगमेंटेशन होता है, उनकी डेथ नहीं होती है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? इमोर्टल कहते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ के लिए 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
एक तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जानी चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, फिजिकल बॉडी हमको अपीयर होनी चाहिए डेथ के बाद। बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन के केसेस में जो ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो अगर 2 सेल में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और दोनों डिवाइडेड पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में डेवलप हो गए, इसका मतलब डेड बॉडी तो आपको मिलने वाली है नहीं। दूसरा, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं रुकी है, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को इमॉर्टल कहा जाता है। और सेल डिवीज़न के मोड को अगर किसी ने रिप्रोडक्शन का मोड बना लिया, क्योंकि सिंगल बॉडी है, सिंगल ऑर्गेनिज्म है, 1 से 2 में डिवाइड हो रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन भी हो गया और डेथ भी नहीं हुई, है ना। तो ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी बनी रहती है विदाउट डेथ, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इमॉर्टल कहा जाता है। आगे एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि 1000 ऑफ ईयर से एनिमल्स, प्लांट जो है वो बने हुए हैं और कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस तो ज़रूर होगी जो इंश्योर करती होगी इनकी स्पीशी की कंटिन्यूटी को। ऑब्वियसली तो बात हो रही है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें लाइफ स्पान्स देखनी है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो पहले वो देख लेते हैं, फिर रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं, उनके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान को हमको डिस्कस करना है। एलिफेंट का लाइफ स्पान ऑलमोस्ट 60 ईयर्स होता है, रोज़ का 15 ईयर्स, डॉग का 20 ईयर्स, बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स, क्रो का 15 ईयर्स, बनाना ट्री का 25 ईयर्स, काऊ का 20 to 22 ईयर्स, पैरट का 1 to 40 ईयर्स, क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स, हॉर्स का 45 to 60 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई का 1 मंथ, राइस प्लांट का 4 मंथ, टोर्टोइस का 100 to 150 ईयर्स और बनियान ट्री का 150 to 200 ईयर्स। लाइफ स्पान का डेटा फिक्स नहीं होता, आप अलग अलग जगह सर्च करेंगे तो आपको डेटा में वेरिएशंस मिल सकता है। उसके पीछे वजह ये है कि एक लॉन्ग रेंज होती है लाइफ स्पान की। जैसे डॉग है तो डॉग की सैकड़ों वैराइटीज़ होती है, सैकड़ों ब्रीड्स होती है। अब उनमें लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये डेटा आपको रटना नहीं है, आपको एक स्लाइटली आइडिया होना चाहिए कि ऑलमोस्ट लाइफ स्पान इस रेंज में होती है।